वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध जय परिवार, हिंद भैया। अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। 29 जुलाई 2026। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गान के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन रूना सिंह दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगा चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सैषश्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले अबला कैन माय तो बोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तुम्ही वेद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा त्वमेहि प्राणा शरीरे बाहुति तुम्ही मा शक्ति हृदय तुम्ही मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा बड़ी मंदिर मंदिरे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला मलामतुलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। रुना दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम सभी मातरम को। दीदी, वंदे वंदे मातरम मातरम सभी भाई, भाई बहनों वंदे को। मातरम। वंदे मातरम सभी को। 29 जुलाई 2026।
स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो आप सभी जानते हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के परम गुरु जो हैं भाई राजीव दीक्षित जी। तो आज थोड़े समय के लिए हम भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों के अंश को सुनते हैं। उसके बाद आगे चौपाल की चर्चा करेंगे। सुना सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिरधर दली गली मोरियाओ। सुना सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिरधर दली गली मोरियाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत, जो तो प्रेम के नन का चाओ सिरधर तली गली मोरियाओ। सुना सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत, जो तो प्रेम के नन का चाओ सिरधर तली गली मोरियाओ। स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी दिवस को मनाने राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे महाराष्ट्र के वर्धा जिले के सेवाग्राम। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। बदलो बदलो साथी भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर को पहचानो आने वाले, पहचानो आने वाले कल की तस्वीर को। बदलो बदलो साथी भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर को। बदलो बदलो साथी भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर को पहचानो आने वाले, पहचानो आने वाले कल की तस्वीर को। बदलो बदलो साथी भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर को, भारत की लेकिन इससे पूर्व स्वामी जी गए सेवाग्राम आश्रम, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि को प्रणाम करके स्वामी जी पहुंचे भाई राजीव जी के बलिदान के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सेवाग्राम के कार्यक्रम में, जहां स्वामी जी और गणमान्य व्यक्तियों ने भाई राजीव दीक्षित जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद वहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने स्वदेशी का प्रतीक खादी के धागे से बनी माला पहनाई एवं ब्रह्म कुमारी संस्थान की तरफ से स्मृति चिन्ह व कार्यकर्ताओं ने चरखा भेंट किया। आदरणीय स्वामी जी के, राजीव के और महात्मा गांधी के उस स्वदेशी के सपने को, जिससे हिंदुस्तान आगे बढ़ा था और फिर आगे बढ़ेगा, उस अभियान में हम सब लोग एक साथ होकर के बुलंदी के साथ आगे बढ़े, इस आशा के साथ हम आप सबका स्वागत करते हैं।
आदरणीय स्वामी जी का भी। तो मित्रों, जब राजीव विद्यार्थी था, बहुत छोटी सी घटना है, हमारे शहर में दंगा हो गया था। इलाहाबाद शहर का बाशिंदा हूं। गांव गांव गली गली जा करके हम लोग उसके शमन में लगे हुए थे। हमें एक चित्र प्रदर्शनी लगानी थी। उस जमाने में एक धर्मयुग करके पत्रिका छपती थी। उस धर्मयुग में 2 बहुत अच्छे चित्र छपे थे कवर पर। पूरे शहर में मैं ढूंढ डाला, तमाम शहर को लेखकों का है, साहित्यकारों का है, 100 से ज्यादा, कई 100 मेरे मित्र हैं जो शहर में साहित्यकार हैं, जो नियमित रूप से उस जमाने में धर्मयुग पढ़ते थे। बहुतों से मैंने चर्चा की लेकिन नहीं मिला। अंत में एक दिन ये जो नौजवान आपके बगल में खड़ा है, राजीव दीक्षित, जब छोटा सा, मेरे ख्याल से 10वीं का विद्यार्थी था, और राजीव उस समय शायद BSc का विद्यार्थी था। लेकिन ये विद्यार्थी रोज एक दुकान, जो साहित्य की दुकान थी जहां मैं बैठता था, ये नौजवान आते थे, वहां से ले जाते थे। एक दिन सहज ही मैंने पूछा, भाई तुम लोग धर्मयुग ले जाते हो, उसको क्या करते हो, पढ़ते हो या कुछ रखते भी हो? कहा नहीं, सब संभाल के रखा हुआ, पढ़ते भी रखे भी हैं। बैठे हुए मित्रों, यकीन नहीं होगा, जब उस दिन उत्सुकता बस में इसके घर गया तो पूरा धर्मयुग और दिनमान के अंक उसके कमरे में सजे हुए ऐसे रखे थे कि जैसे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर क्या रखेगा। यहां से शुरू होता है राजीव बनना। दूसरा मित्रों, जब हम लोग कार्यालय में बैठते थे आजादी बचाओ आंदोलन के, सवेरे हम लोग आमतौर पर ये तो 9-10 बजे आते थे यूनिवर्सिटी से, पढ़ा करके शाम को देर से भी। लेकिन शाम को उठने का कोई समय नहीं होता था। हालांकि स्वामी जी के निर्देशों के अनुसार हमें 10 बजे सो जाना चाहिए, लेकिन काम का भूत इतना सवार था कि रात को कब 11, 12, 1 बजते थे पता नहीं होता था। लेकिन राजीव की विशेषता थी कि उस दिन की जो डाक आई हुई है, जो पाठकों ने, शुभचिंतकों ने लिखा है कि हमें इसका जवाब चाहिए, जब तक वह पत्र निपट नहीं जाता था, जब तक वह लिख करके उसको पड़ोस के डाकखाने में जा करके डाल नहीं देता था, तब तक घर वापस नहीं जाता था सोने के लिए। इसलिए मित्रों, और तीसरा राजीव बनने का नुस्खा है कि जिसकी अभी प्रदीप चर्चा कर रहे थे, स्वदेशी विदेशी की सूची। शहर में कई, हमारे यहां विश्वविद्यालय भी हैं, तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं। कई साथी हमारे नौजवान जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे, उन सब लोगों को यह जिम्मा दिया कि भाई हमें स्वदेशी विदेशी की सूची बनानी है। दर्जनों विद्यार्थी लगे, शोध छात्र लगे। 1-1.5 साल मेरे गुजर गए को किसी तरह सूची बन जाए। किसी ने 2 जुटाया, किसी ने 1 जुटाया, किसी ने 5 जुटाया, लेकिन सूची पूरी नहीं हुई। अंत में जब राजीव लगा, और हम राजीव जब साइकिल लेकर के पूरे शहर में एक एक करके घूमते रहे, 1 महीने के अंदर वह सूची तैयार हो गई जो आपके सामने है। इसलिए मित्रों, लगन का नाम, पराक्रम का नाम, बिना थके लगे रहने का काम राजीव है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि राजीव की उन अच्छाइयों को, जिसकी वजह से वो इतने आगे बढ़े, और आदरणीय स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके जिन बुलंदियों पर वह जा सकता था, वह सपना अधूरा रह गया। लेकिन मैं यकीन करता हूं कि स्वामी जी और यहां बैठे हुए सभी लोग उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर स्वदेशी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से भारत का सम्मान भी पूरी दुनिया में फैलेगा, क्योंकि तब भी स्वदेशी से हिंदुस्तान आगे बढ़ा था, और आज भी जब भी बढ़ेगा तो स्वदेशी से बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का हार्दिक स्वागत। परम पूज्य स्वामी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हम सबका सौभाग्य है वर्धा नगरी में, गांधी विनोबा की नगरी में स्वामी जी दूसरी बार आए। हम सब
पूरे वर्धा की तरफ से, पूरे आयोजन की तरफ से और सभी स्वदेशी प्रेमी भाइयों बहनों की तरफ से उनको चरण वंदन करते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि पता नहीं क्यों राजीव भाई के एक जुनून टाइप का था, उनको सारे अखबार चाहिए ही चाहिए। इनके यहां से तो मैगजीन मिला करती थी, अखबार वाला हमारे अखबार डाला करता था, तो डेली 2 अखबार, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन संडे के सारे अखबार हमारे यहाँ आते थे, क्योंकि उसमें जो संडे सप्लीमेंट निकलता है उसमें जो दुनिया भर की बातें निकलती हैं, उनकी कटिंग, उनकी मास्टरी राजीव भाई डॉट पेन से काट देते थे, मेरा काम काट के उसको फाइलिंग में करना रहता था। उस जमाने में जब हम अपने विद्यार्थी जीवन का खर्चा 2200 रुपए में चलाते थे, 800 रुपए सिर्फ अखबार और मैगजीन का खर्चा था। इतना जुनून था, और नहीं काटा तो फिर मुझे काफी डांट भी पड़ती थी, क्योंकि राजीव भाई बाहर घूमते थे, काट के रख जाते थे, फिर उनको मुझे फाइलिंग में लगाना पड़ता था। एक तरह का जुनून होता है जानकारी इकट्ठी करने का, सामग्री इकट्ठी करने का। मेरे पास पिछले 24 साल पहले की जो कटिंग्स है वो भी रखी हुई हैं अभी तक। थोड़ा डाटा कलेक्शन तो है ही, लेकिन एक जुनून है जिसको हमें सबको सीखना पड़ेगा, सबको जानना पड़ेगा। जब तक वो जुनून नहीं आएगा तब तक हम वैसा नहीं बन सकते हैं। इसके बाद स्वामी जी ने उन बच्चों को पुरस्कार भेंट किया जो 3 दिवसीय स्वदेशी मेले में आयोजित योग व निबंध प्रतियोगिता में टॉप 3 में आए। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, पूज्य बापू की तपोभूमि को और भाई राजीव दीक्षित की इस कर्म भूमि को उन्होंने वर्धा को केंद्र बनाया। यहां से बहुत कुछ उन्होंने पाया। भाई राजीव जी का अभाव वो मुझ सहित करोड़ों भाई बहनों के हृदय में सदा खटकता रहता है, क्योंकि राजीव भाई जैसा व्यक्ति सदियों में कोई एक पैदा होता है जिसमें इतनी महान प्रतिभा हो। वर्तमान सदी ही नहीं, ज्ञात इतिहास में शायद इतना ज्यादा मेधावी व्यक्ति शायद ही कोई होगा। और ये इसलिए नहीं कि हम उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये एक वास्तविकता है। जितना ऊंचा ज्ञान राजीव भाई का था, उतने ही वो बेमिसाल वक्ता भी थे, और केवल वक्ता ही नहीं थे, जो कहते थे वो जीते भी थे। पहले तो वक्ता होना ही बहुत बड़ी बात है। बोलने वाला व्यक्ति जैसे बोलता है वैसे जीने लग जाए, तब वो मात्र एक वक्ता नहीं होता, वह एक महापुरुष हो जाता है। तो भाई राजीव जी का यद्यपि भौतिक शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात होती है कि महापुरुष कभी मरते नहीं है। वो अपने विचारों से, वो अपने सिद्धांतों से, वो अपने आचरण से, वो अपने कृतित्व से, वो अपने व्यक्तित्व से युगों युगों के लिए अमर हो जाते हैं। तो भाई राजीव जी का यद्यपि भौतिक शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज नहीं सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को, करोड़ों करोड़ों लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे, और वो अपने विचारों के माध्यम से इस दुनिया में सदा अमर रहेंगे। ऐसे उस महायोद्धा को, महानायक को, उस स्वदेशी की, और मात्र एक स्वदेशी का ही एक व्यापक शब्द है ये, जिसमें हमारा स्व जुड़ा है, जिससे हमारा देश जुड़ा है। हम एक संकल्प के लिए यहां पर इकट्ठे हुए। मैं पूज्य माताजी और पूज्य पिताश्री के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने राजीव भाई जैसा हीरा इस देश को दिया। कोहिनूर की चमक, चाहे आज भारत में शोभायमान न होती हो, वो ब्रिटेन के संग्रहालयों की शोभा बढ़ाती हो, लेकिन राजीव भाई जैसा इन्होंने जो हीरा दिया इस देश को, उसकी चमक
इस हिंदुस्तान में सदियों सदियों तक, युगों युगों तक रहेगी, क्योंकि वो ऐसी खुशबू छोड़ करके गए हैं, वो एक ऐसा विचार छोड़ करके गए हैं, एक ऐसा तपपूर्ण जीवन जी करके गए हैं, वो बेमिसाल है। और मैंने कहा वो अपने विचार से, अपने संकल्प से और अपने तप से, अपने त्याग से, वो हमेशा के लिए केवल कुछ कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, वो विचार अब बहुत दूर तक जाएगा, वो करोड़ों लोगों के भीतर जिंदा रहेंगे और वो संकल्प साकार होने का वक्त आया है। देखो, किसी भी कार्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रबंधन की आवश्यकता होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़े संयोजन की जरूरत होती है। और भाई प्रदीप जी ने राजीव भाई का अनुज होने का धर्म पूरी प्रामाणिकता से निभाया, इसके लिए हम इनको आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं। स्वदेशी के दर्शन के अनुसार बोले तो वो 121 करोड़ भारतीयों की विरासत थे। और यदि वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम कहें तो राजीव भाई जिस संकल्प के लिए जीते थे और जिस विचार में जीते थे, जिन आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों में जीते थे, वो अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार वो दुनिया के 7 अरब से ज्यादा लोगों के लिए एक महान आदर्श थे। इसलिए उनको हम केवल ये माने कि राजीव भाई का काम वो जो है वो केवल प्रदीप भाई करेंगे या एक परिवार करेगा, ऐसा सोचना शायद संकीर्णता होगी। राजीव भाई के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं यहां आज। मेरे पास में एक बार उनके साथ में जिनके वैचारिक मतभेद हो गए, ऐसे ही करीब 40-50 लोग बैठे हुए थे। पतंजलि योग पीठ में मीटिंग चल रही थी। मैंने उस दिन एक बात को कहा था, मैंने कहा भाई चलो तुम जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हो, बताओ राजीव भाई के चरित्र पर किसी को आशंका है? तो सब ने हाथ जोड़ के बोले बाबा जी ये तो हम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। जिनके विरोधी भी जिनके चरित्र के बारे में स्वप्न में भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, ऐसा उज्जवल और धवल चरित्र राजीव भाई का था। स्वप्न में भी बोला हम नहीं सोच सकते। जिनके विरोधी भी जिनके निष्कलंक चरित्र के बारे में सोचते हैं, वही विचारों से विरोध हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2 सुचिताएं जीवन में सबसे बड़ी होती हैं, और जिसके जीवन में 2 सुचिताएं हो वो पुरुष नहीं महापुरुष होता, मानव नहीं महामानव होता है। और जिसके जीवन में 2 सुचिताएं हो, इसका मतलब उसका जीवन पुण्यों से भरा हुआ है। एक आर्थिक सुचिता और दूसरी चारित्रिक सुचिता। स्वर्गीय राजीव भाई की चारित्रिक सुचिता के बारे में मैंने कहा उनके विरोधी भी कोई प्रश्न, और उनके आर्थिक सुचिता के बारे में जो देश के लोगों ने उनको स्वदेशी के काम को आगे बढ़ाने के लिए दिया, उन स्वदेशी के काम के आगे बढ़ाने के लिए 100% प्रामाणिकता के साथ उन्होंने उस काम में लगाया। इसलिए आर्थिक और चारित्रिक सुचिता में राजीव भाई का कोई शानी नहीं है। मैं इस बात को गर्व से कहने में फक्र अनुभव करता हूं। संपूर्ण स्वाधीनता के लिए प्रयास करना है तो ये एक एक गांव में अब आपको राजीव भाई बनकर के खड़ा होना है। एक एक शहर में, एक एक जिले में, और तब जाकर के और पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ तब ये संकल्प जरूर साकार होगा। यह स्वदेशी दिवस हम हर दिन जिएंगे। इसके लिए हम ये भी भगवान का एक विधान कहिए कि उनका एक ही दिन आना और एक दिन यहाँ से जाना, उनका गौरवपूर्ण जीवन जीना, उनका जीना और जाना, उसके पीछे भी एक भगवान का मैंने कहा जो एक विधान, और उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा संकल्प छोड़ करके चले गए। जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं उन सब के हृदयों में उनके लिए अत्यंत आदर का भाव है। और ऐसे बहुत से अवसर आते हैं मेरे जीवन में, बहुत से अवसर आते हैं आपके सामने, जब आप खुद सोचते हैं काश राजीव भाई होते तो कितना अच्छा होता। और जो सपना लेकर के जीते थे उसको जब साकार होते हुए देखने का वक्त आया, तब वो हम हमारे बीच से चले गए। उस पुण्यात्मा के प्रति, उस दिव्यात्मा के प्रति
उस ईश्वरीय आत्मा के प्रति, उस भागवत जीवन को, उस महान जीवन को, उनके उस महान बलिदान को, उनके उस अमरत्व को प्रणाम करते हुए, उनकी दिव्यता को प्रणाम करते हुए और उनके संकल्पों से अपने भीतर, उनके विचारों से, उनके आदर्शों से अपने भीतर अपनी सोई हुई ऊर्जा को जगाने के लिए अनुप्राणित होते हुए हम सब उनको हृदय से प्रणाम करते हैं। कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जो जहां हम बेबस होते हैं और हम उस बेबसी को हर पल महसूस करते हैं, लेकिन उनके उस संकल्प को हम टूटने नहीं देंगे, उनके विचार को हम जिंदा रखेंगे और उसको साकार करेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सब भाई बहन जो है, कुछ सैकड़ों, कुछ तो हजारों किलोमीटर दूर से भी मैं देख रहा हूँ, बहुत से कार्यकर्ता पूरे देश भर से भी यहाँ पर आए हुए हैं आज के दिन उनको प्रणाम करने के लिए और उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए। और मुझे लगता है 2012 में जो चाहे खेती से लेकर के और स्वदेशी की जो विभिन्न पहलू हैं, उन सभी को हम बड़े रूप में आगे ले जा सकेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत एक बार पुनः श्रद्धेय राजीव भाई के प्रति अपने भावपूर्ण हृदय से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, उनके अमर यशस्वी जीवन को प्रणाम करते हुए मैंने कहा, महापुरुष कभी मरते नहीं हैं, वो अपने कार्य से, अपने ज्ञान से, अपने चरित्र से सदा अमर रहते हैं। तो स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के प्रति अपने हृदय की श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, उनकी शहादत को, उनके बलिदान को प्रणाम करते हुए, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जिस मातृभूमि के लिए वो जिए, उस भारत माता को बचाने के लिए स्वदेशी को के माध्यम से एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए संकल्पित होकर के प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की वंदे। राजीव भाई, राजीव भाई, राजीव भाई, राजीव भाई, राजीव भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा। इस संवाद को मैं चाहता हूं कि देश के लिए कोई दिशा बनाने वाला, दिशा स्थापित करने वाला बन जाए। इस दृष्टि से मैं कुछ तथ्य आपके बीच रखना चाहता हूं। हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक बार अंग्रेजों ने बहुत गंभीर और खराब टिप्पणी की थी। सन 1931 में तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पर गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे भाई राजीव दीक्षित जी, क्योंकि आज ये अगर आप इस चौपाल में हिस्सेदार हैं, चौपाल में शामिल हैं, तो इनके सूत्रधार राजीव भाई के व्याख्यान हैं, राजीव भाई के प्रयास हैं। उन्हीं के प्रयासों का एक छोटा सा हिस्सा आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन से चल रहा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जन जन जागरूकता के तहत शून्य खर्च चिकित्सा की खोजबीन प्रचार प्रसार के तहत भारत को स्वदेशी के प्रति यथासंभव अपनी ओर से करने के लिए उद्देश्य से हर घर निर्मित हो हस्त निर्मित उत्पाद और उन उत्पादों को स्वयं के परिवार में और अपने परिजनों के परिवार में उपयोग कराकर भारत को एक आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से
चल रहे इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि निरंतर प्रतिदिन पूरे भारतवर्ष से आप सभी जुड़ते हैं। अभी हमने राजीव भाई के जीवन चरित्र के बारे में कुछ सीखा, सुना। हमने भी उसी जोश और जुनून के साथ कुछ कर गुजरना होगा, तभी हम एक नए समाज की कल्पना कर सकते हैं। आज मेरे से एक इंटरव्यू के जरिए बातचीत में पूछा गया कि राजीव भाई होते तो क्या होता, राजीव भाई आज होते तो क्या होता। तो मेरी ओर से तो यही जवाब था कि अगर राजीव भाई आज होते तो भारत का 1 रुपये बड़ा होता डॉलर से। विगत जो भी 16 साल गुजरे, इस 16 सालों में जो सबसे बड़ा बदलाव आप सभी को देखने को मिलता, राजीव भाई अगर आज होते तो रुपया बड़ा होता, डॉलर कई गुना नीचे होता। भारत की राजनीतिक व्यवस्थाएं कुछ और ही होती, भारत की शैक्षणिक व्यवस्थाएं कुछ और ही होती, भारत की न्याय व्यवस्थाएं कुछ अलग ही होता, भारत की चिकित्सा की व्यवस्थाएं कुछ अलग ही होता। अगर राजीव भाई आज होते तो इतने सारी चीजें होती, और राजीव भाई अगर आज होते तो सोशल मीडिया पे उनसे बढ़कर कोई और नहीं होता। जमीनी स्तर पे तो होना ही होना है। अब राजीव भाई तो है नहीं, ठीक है, और इतनी सारी उपलब्धियां जो अभी बताई कि डॉलर को रुपये से नीचे आना है, तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि डॉलर को नीचे लेकर आए। हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि स्वदेशी चिकित्सा सर चढ़कर बोले। हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि भारत की राजनीति में जो गंदगी है वो साफ हो। हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि न्याय व्यवस्थाओं में जो चीजें हैं, भाई साफ सी बात है, अपने भाइयों से लड़ो ही मत, न्याय व्यवस्थाओं वालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने सगे संबंधियों से लड़ाई झगड़े बंद कर दो तो न्याय व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोभ मोह माया चोरी से अपने आप को वंचित कर लो तो कम से कम हम 100-200 परिवार जो हैं, हम तो कम से कम अपने इन सभी से अपने आप को बचा लें और अपने परिवारों को बचाते हुए आने वाले परिवारों के लिए उदाहरण बने। तो कम छोटी सी बात के संग अब आगे चौपाल को चलाते हैं। एक हैंड रेस भी आ चुका है चौपाल में जैसा, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे बीच अभी कितने परिवार जो हैं जल को अमृत बना रहे हैं। हम सभी राजीव भाई प्रेमी हैं, राजीव भाई को सुनकर आए हैं, तो जरा देखते हैं राजीव भाई के विचार और सबसे ज्यादा स्वदेशी चिकित्सा में धूम मचाने वाला राजीव भाई का ज्ञान। पानी के 4 नियम, पानी के 4 नियम। पानी को घुट घुट करके पीना, सुबह उठते ही पानी पीना, खड़े होकर पानी नहीं पीना, शौच क्रिया से पहले पानी पीना, भोजन के 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना। जो एक साधारण सा हम सभी का जानकारी है कि हम जल को अमृत बनाते हैं। उसमें जो सबसे पहले नजर आ रहे हैं यहाँ पे रूना सिंह दीदी बोकारो से, पिंकी बहन आगरा से, नीता सालवा दीदी मुंबई से, अनुपमा बहन करनाल से, और सुमन पाल बहन मेरठ से, शशि अग्रवाल दीदी बीकानेर से, नवनीता बहन लाडवा से, रितु दास दीदी अमृतसर से, नीतू महेश्वरी दीदी, और महक खान मनोहर भाई पटना बिहार से, अंजू जैन दीदी पानीपत से, और कौन नजर आ रहे हैं, डाली बीबी कोलकाता से, विष्णु राजवार भाई बोकारो से, सुशील भाई तो नेत्र रोग नाशक आंखों में डाल रहे हैं, अजय प्रताप सिंह और चिंकी बहन। अरे क्या बात है, आज तो
नीतू महेश्वरी दीदी का पेट फटने वाला है। मोनिका प्रधान बहन नेवड़ा से, पूनम बहन झारखंड से, और नीलू बहन झारखंड से, और कौन नजर आ रहे हैं इधर, गोविंद चंद्र साहू भैया उड़ीसा से। ये अभी अभी वीडियो ऑन कर रहे हैं सारे, तो आगे पीछे होते जा रहे हैं, पहले नहीं करते हैं। और बहन मोनिका साहू तारानगर से, डॉक्टर सुशील भाई पानीपत से, प्रतिमा जैन दीदी जयपुर से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई राजीव दीक्षित जी के एक छोटा सा पानी का सूत्र, कि पानी को घुट घुट करके पीना है, जिसे हम सभी ने जल को अमृत बनाने की विधि विधान बताया, क्योंकि इससे लार मिलती है। और यही पानी के ऊपर ज्ञान हम सभी के ओम प्रकाश गुप्ता चाचा जी के सानिध्य में जल अमृत है, इसके ऊपर 2 से 3 व्याख्यान हम पहले ही सुन चुके हैं, कि 1 गिलास जल को अगर हम घूट घूट करके लार के संग पीते हैं तो 10 गिलास जल के तुल्य होता है। अभी आप सभी को एक छोटी सी बात बताऊं, राजीव भाई के व्याख्यानों का एक हिस्सा है, हर व्यक्ति को कम से कम कितना पानी पीना चाहिए। आप सभी ने, बहुतों ने राजीव भाई के व्याख्यान को सुने हैं, चैट बॉक्स आपके लिए खुला है। एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, इसका राजीव भाई ने सूत्र बताए, वो सूत्र जरा लिख कर दें। उन्होंने सूत्र दिया था, पानी की मात्रा नहीं बताई थी। जिन्होंने सीधे पानी की मात्रा बताया है वो गलत है। राजीव भाई के व्याख्यानों में एक व्याख्यान का एक हिस्सा है जिसमें उन्होंने सूत्र बताए। एक आम जो व्यक्ति है, ये भी गलत है, वजन डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 50, 2 कर दो, 50 लीटर पानी कौन पिएगा। ठीक है। आ, चलिए, आप लोगों का समय ना नष्ट करते हुए बताता हूँ। प्रति व्यक्ति अपने वजन को 10 से भाग दे दें और उसमें से 2 घटा दें। ये आपका सामान्य जल सेवन करना है राजीव भाई के अनुसार। उनको छोड़ के जो वजन में 10-12 किलो हैं, 4 किलो हैं, साल 2 साल वालों का भी कहो कि जी 10 से भाग देते हैं फिर घटाते हैं, उनके लिए नहीं है। जो 40 किलो का वजन है जिनका, तो 40 को 10 से भाग दें, 4 लीटर हो गया, उसमें 2 घटा लें, तो कम से कम जो मात्रा है वो 2 लीटर, और अधिक से अधिक जो है 4 लीटर। इसी तरीके से कोई व्यक्ति 100 किलो का है और वो चाहता है कि मेरा वजन कम हो जाए, तो सिर्फ इस पानी के सूत्र को याद करते हुए उतना पानी को, जल को सेवन करें और घुट घुट कर सेवन करें। 100 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 लीटर माइनस 2, 8 लीटर। पूरे दिन में 8 लीटर पानी को, जल को जब अमृत बना के सेवन करेंगे तो 1 महीने के अंदर ही आपका वजन कम हो जाएगा, मनचाहा वजन पा सकते हैं। चलिए, अब एक हैंड रेस है, इस हैंड रेस के साथ आगे इस चौपाल की शुरुआत करते हैं। और इनके पास, दीदी के पास एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। मुझे याद आ रहा है कि मैं उन दिनों में सीकर में था, आइसक्रीम खाने के बहाने निकला था, और उसी दिन इस बहन का अनुभव चल रहा था। हरिओम भाई अपना उस दिन जीवन यात्रा बता रहे थे, और दीदी की पूरी बात नेटवर्क की वजह से भी हो नहीं पाई थी। तो मैं सबसे पहले तो स्वाति बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका चौपाल पे। इस समय निकाल के आप चौपाल पे आ जाया करती हैं। ये अपनी बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने के लिए अपने जीवन का नौछावर करी है, यानी दाम्पत्य जीवन में बंधी नहीं। 3 बहनों का मतलब इनके माता पिता, ये 3 बहनें हैं, तो इस छोटी बहन ने निर्णय लिया कि माता पिता की सेवा करने के लिए मैं दाम्पत्य जीवन में नहीं जाऊंगी। अभी अपने माता पिता की सेवा करती है। ऐसी बहन बेटियों को भी नमन है। जी स्वाति बहन, माइक अनम्यूट करो। भैया जी नमस्ते। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी आशीर्वाद से, आपके साथ से ही सब कर पाती हूँ, जो भी कर पाती हूँ। भैया जी अनुभव भी बताती हूँ मम्मी वाला।
एक चीज ये पूछनी थी, गुड़िया को जो ब्लीडिंग में आराम नहीं आ रहा था, अब जो आपने बताया था जैसे फिटकरी का पानी घोल के पिलाया, सिकाई कराई, रुई की बत्ती जो आपने बताई थी वो, तो उससे आराम आया भैया जी। और नीम का तेल मैंने कोलू से मंगवाया है, जीजू से। और दूध में 1 चम्मच से जरा सा ही कम होगा, 1 चम्मच समझ लीजिए, वो डाल के दिया है। तो उसको दर्द में, जो दर्द बहुत ज्यादा हो रही थी, उससे हिला भी नहीं जा रहा था, उसमें आराम आया है। तो मैं पूछ रही थी, अभी 2 दिन हो गए, तो अभी ये कितने दिन और कंटिन्यू करें भैया? पूरी तरह से बंद हो गया है या अभी? नहीं भैया, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। रात से आज सुबह तक बंद था कह रही थी, बट सुबह के बाद दोपहर से फिर थोड़ा स्टार्ट हुआ है। तो अभी दो फिटकरी तो दे अभी चुकी हूँ 2 बार। अभी दो और तीन दिन 2-3 दिन जरूर करें। 2-3 दिन और करना है। जी ठीक है जी। भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। पर कमजोरी आ गई है उसको, और ज्यादा थोड़ी। कमजोरी के किशमिश लिए क्या? किशमिश को भिगो के उसके पानी को मसल के पीने के लिए दो। किशमिश। किशमिश मुनक्का ले रही है भैया, मुनक्का। किशमिश किशमिश। किशमिश कर दूं? मुनक्का और अंजीर ले रही थी, तो मैंने कहा मैं भैया से पूछ दूंगी। किशमिश। किशमिश ठीक है, वही 15-20 दाने। हाँ, 15-20 दाने किशमिश के। थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया डाल दो। ठीक है। धनिया हाँ। ठीक है, 1 स्पून। भैया जी, इसको ना थायराइड बढ़ा हुआ आया है, 7 कोई पॉइंट कुछ आया है। कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। अच्छा, इसी में धनिया डाल के ठीक है। क्योंकि ये बताना चाहूंगी सबको कि एक दिन उसकी हालत इतनी डाउन हो गई थी, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टरों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, बिल्कुल लेट गई थी, वीकनेस इतनी ज्यादा आ गई थी। बट वहां जाके आप लोग जो रिजल्ट सुनेंगे ना, हैरान हो जाएंगे। उनको यही नहीं पता है कि ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है। वो हमें डाउटफुल कर रहे हैं कि यहाँ तो मेन्यूपोज है, कि 43 एज है तो मेन्यूपोज है, या फिर थायराइड। भैया जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या थायराइड बड़ा हो तो क्या तब भी ऐसे हाल होता है कि इतनी जबरदस्त ब्लीडिंग होती है? नहीं। नहीं ना, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जहाँ मेडिकल साइंस फेल होती है, वहां हमारी रसोई घर की प्रथम औषधालय फिर से जीत हुई है एक बार आज। जहाँ मेडिकल साइंस वालों को कुछ नहीं पता कि किस वजह से क्या होता है क्या नहीं, बस उन्हें इंजेक्शन दवाइयां बस यही आता करना है, या बेफालतू के वो जो बीमारी है उसका टेस्ट नहीं कराएंगे, पूरी बॉडी के टेस्ट करा लेंगे, और कुछ अर्थ नहीं आता, फिर भी उनको पता नहीं लगता कि क्या रोग है क्या नहीं। हार के वो आ जाते हैं फिर ऑपरेशन पे कि अब वो यूट्रस रिमूव कर दो या ये कर दो। तो वहाँ हमारी रसोई घर की फिर दोबारा जीत हुई। सिर्फ एक फिटकरी जो भैया बताते हैं कि उसको शुद्ध करके तवे पे उसका पाउडर करके, वो मैंने 2-2 चुटकी 1 कप पानी में उसको गुन उबाल के उसको गुनगुना करके पिलाया 3 बार। और पानी की सिकाई करिए, वही जो 10 लौंग और 1 चम्मच लौंग उबाल के हम पानी 1 लीटर पानी में जो सिकाई करते हैं वो की। और फिटकरी को ही रुई की बत्ती बना के पानी में घोल के उसको वो बत्ती गर्भाशय के वहां रखी। और एक और भैया ने बताया था कि नीम का तेल पीने में, मैंने सोचा नहीं था कि वो पिएगी क्योंकि उसमें स्मेल बहुत वैसी है। बट मैंने उसको जब याद कराया कि बच्चा ऐसा है और छोड़ के जाना पड़ेगा, और वो जो हाल करते हैं जो अभी मम्मी के साथ हुआ मेरी, तो उसने पी लिया वो तेल भी। मैंने सोचा नहीं था कि वो पिएगी वो तेल, बट उसने पी लिया वो तेल भी। और उसको इतनी भयंकर दर्द थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, उसके नलों में इतना दर्द था, बट उससे बहुत आराम आया उसको दर्द में। और ये सब तीनों चारों करके ब्लीडिंग में भी आराम आया। तो रसोई घर प्रथम औषधालय हमारी फिर से एक बार जीत हुई। भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने बिजी शेड्यूल में फोन उठा के इतना सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बाबा जी आपकी हमेशा रक्षा करें, आपके परिवार की खूब तरक्की करो भैया जी, और हिम्मत देते रहो बस मुझे। भाई, शेरनी बन, शेरनी रोते नहीं है। बस इमोशनल हो जाती हूँ भैया तो। और अब मम्मी का अनुभव आपको बताना चाहूंगी। अभी 2 महीने 2.5 महीने पहले मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी कि उनका हीमोग्लोबिन बिल्कुल डाउन हो गया था। तो हमने सब कुछ कर लिया था, मैं कड़ी पत्ता उबाल के मुनक्का दे रही थी, बट वो उठ नहीं पा रही थी, गिरे जा रही थी गिरे जा रही थी। हमें नहीं पता था कि हीमोग्लोबिन 3.5 पे आ गया। तो हॉस्पिटल उनको ले जाना पड़ा।
वहाँ पे सीबीसी हुआ तो पता लगा उनका कि एफटी एलएफटी नॉर्मल था। डॉक्टर हैरान थे कि रिपोर्ट नॉर्मल है, बट ब्लड की वजह से इतना डाउन कैसे है। तो फिर खून भी चढ़ाना पड़ा उनको, 2 यूनिट चढ़ी थी। बट भगवान की कृपा से सब महाराज ने मेहर करी और सब कुछ कराया, आराम से डाइजेस्ट भी हो गया उनको। वरना हाई में सब बोल रहे थे कि यंग एज में 21-21 साल के लड़के, मतलब बॉटल पूरी भी नहीं चढ़ी और नहीं एक्सेप्ट कर पाए वो लोग। अ, जो वहाँ के हाल हैं बहुत बुरे हैं। तो वो चढ़ा, महाराज की कृपा से उन्होंने बर्दाश्त किया, बट वो उठ नहीं पा रही थी, हिम्मत नहीं आ पा रही थी। 4 दिन हो गए थे वही हल्की डाइट पे ही, जैसे दाल का पानी, खिचड़ी, ये सब। तो अब फिर उनको शिफ्ट कर दिया डॉक्टर्स ने। हमें डाउट डाला कि हार्ट में इनके इन्फेक्शन है और पानी वानी है, कार्डियक कार्डियक का वो डाउट डाल रहे थे। तो उन्होंने हमें शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल के। आप बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में मैं आपको ये बता रही हूँ। तो हम आरएमएल ले गए। आरएमएल में उन्होंने पहले तो इजीली एंटर नहीं किया कि आप क्यों लेके आए हो यहाँ पे, 10 ऑप्शन थे, आप वहाँ क्यों नहीं गए, मतलब बहुत बहसबाजी। मैंने कहा हम यहाँ से अब कहीं नहीं जाएंगे, आपका जो प्रोसीजर है आप वैसे स्टार्ट करिए। कह रहे हम इलाज नहीं मिलेगा ये। मैंने कहा कुछ भी होगा, अब आप जो करना है अब आप ही करिए। एडमिट हुई, महाराज की कृपा से सब कार्य हुए। सब हैरान थे कि लोग आरएमएल में एंट्री नहीं मिलती, एंट्री मिल जाएगी तो बेड नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। सब काम हुए महाराज की कृपा से। फिर उसके बाद उन्होंने डाउट डाले, वही बेफालतू के टेस्ट। जो मेन मुद्दा था, ब्लड निकालते जाते हैं, 3.5 से 9 पे आया था, बट वो सिरिंज जितनी निकालते हैं ब्लड की कि वापस से बैक 5 पे हो गया। फिर कंडीशन डाउन हो गई, बेफालतू के टेस्ट, B12 वगैरह, ये वो। तो वहां पे वो हमने देखा कि वो सब लोगों को ना B12 और विटामिन डी की कमी बोल रहे थे, कि जो भी बंदा आ रहा है उसको B12 कम है और विटामिन डी कम है। बट मम्मी को टचवुड B12 बढ़ा हुआ आया था वहां पे, क्योंकि मैं उनको घर से ही कड़ी पत्ता वाला, भैया ने मुझे बताया हुआ था कि कड़ी पत्ता और मुनक्का वाला और थोड़ी सी दालचीनी वो एनर्जी लेवल में बहुत अच्छा काम करता है। तो मम्मी का टचवुड ये था कि उनको B12 का इशू नहीं था। बट फिर भी वो बेफालतू के टेस्ट, मतलब गवर्नमेंट में भी कौन कौन से टेस्ट वो कराते हैं, और गवर्नमेंट के जो धक्के हैं भगवान कभी जिंदगी में किसी को ना दिखाए। बहुत बुरा हाल है। तो वहां पे किया, बट वो रिकवरी नहीं कर पा रही थी। फिर सब कुछ होने के बाद जब उन्हें लगा कि भाई क्या कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, तो वो एक पॉइंट पे अड़ गए, जी हम इनका बोन मैरो करेंगे। अब बोन मैरो मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। तो उन्होंने बोला जी हम इनकी रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा लेंगे। मैंने कहा रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा आप कैसे लेंगे? तो उसने कहा कि हम ऑपरेट करेंगे। मैंने कहा ऑपरेट क्यों करेंगे? अभी तो पेशेंट इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो खुद से बैठ पाए या वॉशरूम भी जा पाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसके बिना हमें ये नहीं पता लग पा रहा, हम इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे कि भाई इनको प्रॉब्लम क्या है, कि हार्ट में वो लंग्स में टीबी नहीं है, ये तो नहीं है, या कैंसर तो नहीं है। इतना डाउट उन्होंने हमें डाल दिया। तो मुझे, मेरे दिमाग में ये आया कि अब इन्होंने ये सब जब कर दिया है और सर्जरी करेंगे, तो मैंने कहा ब्लीडिंग भी, ब्लड भी जाएगा। तो वो कह रहा हाँ, मैं इंजरी तो होगी, हो सकता है पेशेंट लॉन्ग लाइफ, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए बेड पे हो जाए और एक हफ्ते तक तो होश ही नहीं आएगा। मैंने कहा जब पहले ही सीवियर एनीमिया है और एक हफ्ते तक बंदा वैसे ही होश में नहीं होगा, तो बंदा तो वैसे ही गया। जब होश ही नहीं होएगी, कुछ खाएगा नहीं, ब्लड वैसे ही कम है, और ऊपर से तुम ऑपरेट कर दोगे तो ब्लड तो वैसे ही चला गया, और जितना है 5 पॉइंट है वो भी चला गया, तो बंदा तो वैसे ही डेड हो गया सीधे सीधे। तो फिर जो डाइट मैं दे रही थी वहां पे, दलिया खिचड़ी वगैरह, मैंने वो बंद कर दी। मैंने कहा अब जब मरना ही है, अगर ऐसी नौबत आ गई है तो बंदा अपना राजी खुशी खा पी के क्यों ना मरे। उनकी तमन्ना रहती थी कि जैसे रोटी वोटी, थोड़ी सब्जी वब्जी, थोड़ा स्पाइसी। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि छोड़ पड़े, अब रब पे छोड़ दिया सब कुछ। मैंने कहा तू मुनक्का लेके आ जो भैया ने मुझे बताया था, और धात वो लोहो श्रावित वाला जल, भैया ने मुझे बोला था 21 बार छुरी को गैस पे तपा के, लोहे की छुरी को, और लोहे की कढ़ाई में 1 लीटर पानी डाल के उसको तेज गैस पे खोलने दो, और 21 बार छुरी को गैस पे दबा के उस पानी में छोड़नी दी। और हमने वैसे ही किया और मुनक्के के दाने उसमें डाल दिए। बट जैसे ही, अभी तो बड़ी वाली सिस्टर को बोला तो वो मुनक्के ही लेके आई थी और रोटी लेके आई। थोड़ी इसमें मिर्च थी, मैंने कहा खाने दे, अब जो होगा देखा जाएगा, अब रब पे छोड़ दो। जब ये सारे पीछे पड़ गए कि डॉक्टर जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, तू अपनी कैसे चला सकती है, उनको पता ही नहीं लग रहा कि क्या है क्या नहीं।
मैंने कहा नहीं, जो कंडीशन मैं देख रही हूँ यहाँ पे, मैं रुकी हुई हूँ, मैं अभी डिसीजन नहीं लूंगी ऑपरेशन का। तो जैसे ही मैंने, मम्मी ने आधी पौनी रोटी खाई और मुनक्के का पानी और वो पिया, तो वो तो उठ के बैठ गई हैं एकदम बेड से। तो मैंने कहा ये क्या? अब वो मुझे कहें कि मुझे वॉशरूम डायपर में नहीं करना, मुझे वॉशरूम लेके चल। मैं कहूँ नहीं मम्मी, गंदे हैं वॉशरूम, कीचड़ है, आप गिर विर ना जाओ। भाई 6 दिन 4 दिन 5 दिन से बंदा उठा नहीं, और एकदम से कह रहा है कि भाई मैं उतर के वॉशरूम वहाँ करने जाऊंगी, मैं बेड पे नहीं करूंगी। तो मैंने कहा ये तो चमत्कार हो गया, एकदम बंदा उठ के बैठ गया अपने आप और कह रही कि मैं वॉशरूम जाऊंगी। तो जबरदस्ती करके वो मुझे लेके गई कि नहीं तू वॉशरूम चल। तो मैं भी लेके गई, मैंने कहा देखती हूँ मैं भी कि कितना ये चल पा रही है। मैंने 1-2 दिन और लिए, डॉक्टर से हमने टाइम मांगा कि हमें थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए, क्योंकि हम एकदम से सर्जरी के लिए हाँ नहीं करेंगे। फिर मैंने उनकी कंडीशन देखी, जैसे ही हमने ये मुनक्का और वो शुरू कर दिया उनका सुबह शाम वहाँ पे, और ये लो स्रावित जल में मुनक्का डाल के, तो उनकी जो ब्लड पानी पानी आ रहा था, ब्लड का एकदम कलर ही चेंज हो गया वहाँ पे। वो हैरान हो गए डॉक्टर, वो आके बार बार चेक कर रहे कि ये दे क्या रहे हैं पेशेंट को खाने के लिए। और वो फिर 2-2 3-3 डॉक्टर मेरे पास आते हैं, जी बोन मैरो के लिए क्या डिसीजन है, ये वो। मैंने कहा सर बोन मैरो तो हम नहीं कराएंगे, मुझे कंडीशन दिख गई, मैं वॉशरूम लेके गई, पकड़ के वो चल के अपने आप जा रही, मैंने बीच में छोड़ा भी। मैंने इंडियन पोर्ट पे बिठाया, जबकि घर में वेस्टर्न है, मैंने इंडियन पे बिठाया कि मैं देखूँ ये खुद से कितना कर पा रही हैं। तो वो सब उन्होंने किया। वो मुझे कहने लगी मम्मी कि चल अब घर, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, तो चल अब घर, छुट्टी करा और चल अब घर। तो मैंने कहा ठीक है, अब ऐसे एकदम नहीं जा सकते, इनके प्रोसेस से चलना पड़ेगा, पेपर लेने होते हैं। तो कहने लगे, फाइनल सीनियर डॉक्टर आया कि क्या कहते हैं आप क्यों नहीं करा रहे बोन मैरो के लिए, क्यों मना कर रहे हो? मैंने कहा सर हम नहीं करा सकते बोन मैरो। तो कहते ठीक है फिर आप छुट्टी करा के घर ले जाओ, जब आपने कुछ कराना ही नहीं तो ट्रीटमेंट तो हम इनको कुछ दे ही नहीं रहे। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप पेपर रेडी कर दीजिए, हम घर लेके जाएंगे। मैंने भगवान से मन में, जिस दिन मंगलवार था उस दिन जयंती थी, हनुमान जयंती, मुझे नहीं पता था जिस दिन हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, बट मेरे अंदर से ये बात थी कि महाराज मंगलवार को ये जा रही है, तो अगले मंगलवार तक हम घर वापस आ जाए। और वो ही हुआ, रात को 1 हफ्ते बाद हम घर, भले ही हम 2:30 बजे उन्होंने छुट्टी करी, बट हम 2:30 बजे अपने घर वापस आ गए मम्मी को ले। जो सब मुझे बोल रहे थे कि नहीं करवाना पड़ेगा, अब सब मुझे बोलते हैं कि तूने सही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर मैं उस टाइम बोन मैरो करा देती, जो वो उठ रही थी ना वो हिल भी नहीं पाती। उसके बाद मुझे अब पता लगा कि रिश्तेदारी में कोई है जिस लेडीज ने कराया था, आज वो अपने मुंह से मौत मांगती हैं, 3 साल से वो बेड पे है, तो आज वो पड़े पड़े वो मौत मांगती हैं कि भगवान मुझे उठा दे। तो मैंने रब पे छोड़ दिया था कि अब जितनी साजें लिखी है, वो महाराज ने लिखी है, वो महाराज संभालेंगे। मैंने अपनी तरफ से हिम्मत नहीं हारी, मैंने भगवान जी को बोला था कि अगर आप ऐसे लोग हैं तो ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं करा। मेरी मम्मी बहुत सीधी है, दुनियादारी से बहुत अलग है, चालाकी कुछ भी नहीं आता उनको, बहुत सिंपल है, उनको अपना तकलीफ भी बतानी नहीं आती। मुझे उनको देख के जज करना पड़ता है कि इनको प्रॉब्लम क्या है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया था। फिर मैंने भैया को फोन करा कि भैया आप हिम्मत देना, साथ देना, मैं छुट्टी करवा के ला रही हूँ, मैं बोन मैरो नहीं करवाऊंगी। और मम्मी ठीक ठाक घर वापस। तो ये चीजें हैं कि आप एकदम से डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए वहां पे पेशेंट को कि क्या कंडीशन होती है। अगर वो रिकवरी पे है, जो चीजें वो बोलते हैं ना, वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहां पे, और कुछ नहीं है, पागल बनाया जा रहा है। अगर आप थोड़े से एक्टिव नहीं हुए और आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो तो मम्मी को किसी और का ब्लड निकालना था, तो वो मम्मी के पास आ गया कि आपका ब्लड लेना। मेरी सिस्टर ने मना कर दिया कि सुबह ब्लड ले चुके हैं, अब हम ब्लड नहीं देंगे। तो वो डॉक्टर को बुला लाया कि मैं डॉक्टर, उसने कहा बुला लो, तो बुला लाया। तो डॉक्टर ने ही बोल दिया कि इनका ब्लड नहीं लेना, सामने वाले बेड पर लेना। मतलब गवर्नमेंट में इतने बुरे हाल हैं, अगर आपने ज्यादा सी भी लापरवाही करी ना, तो वो किसी का इंजेक्शन किसी को, किसी की दवाई किसी को, ऐसे चलता है वहां पे। तो बहुत बुरे हाल है, तो इसलिए बी अलर्ट। और
सबसे पहले घर से कोशिश कीजिए, सबसे पहले। ठीक है, ले जाना पड़ा, बट वापस हम फिर अपने रसोई घर से ही वापस आए। तो भैया ये चीज बोलते हैं कि जो जो बंदा खुश होके खाएगा ना, वो 100 गुना शरीर को लगेगी। तो वही चीज मैंने सोची कि जो ये अपनी मर्जी से खाएंगी तो वो इनको 100 गुना लगेगी, जो हम जबरदस्ती देंगे वो इनको 1% भी नहीं लगेगा। और वही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बस इतनी हिम्मत देने के लिए, वरना अकेले कुछ नहीं कर सकती। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं बताऊं कि ये बहन अभी अपनी बड़ी बहन की सेवा करने के लिए आई हुई है। बड़ी बहन की हैवी ब्लीडिंग की समस्या है। तो ऐसी बहन बेटियां हर घर में मिले, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के हर घर में ऐसी बहन बेटियां हों। चिंता मत कर, मस्त रहा अगर, सब चीज चलता रहता है। चलिए। बस और थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, ये भी इसके लिए भी कुछ बता दो, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती अच्छी बात है, सारे कुछ किसी किसी को इमोशनल भी होना चाहिए। मस्त हूँ। बस मस्त रहा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब किन्हीं को कुछ और कहना हो, कोई 9:08 तो हो गया। समापन की ओर, आज के दिन तो सारे चेहरे दिखाई दो। मैंने तो अपने सपने दिखाए, आप सभी अपने चेहरे दिखा दो। मैंने आज आज के दिन आप सभी को अपने सपने दिखा रहा हूँ, आप सभी अपने चेहरे दिखा दो। नवनीता बहन, जी बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। एक अनुभव देना है भैया जी। अ, बेटे को बुखार हो रहा था और वो मेरे पास नहीं है, वो हॉस्टल में है भैया। तो मैंने उसको अमृत धारा और लीवर वटी दी हुई है। तो उसको जैसे बुखार भैया जी, उसको 104-5 ऐसे चढ़ रहा था। तो उसने दवाई नहीं ली, 12 साल का है बेटा। तो उसने दवाई नहीं ली भैया जी, उसने अमृत धारा ही जैसे मतलब उसने सूंघी और पानी में डाल के अमृत धारा ही लेता रहा। और रात को लीवर वटी लेके वो सो गया। तो भैया जी बेटे ने लीवर वटी और अमृत धारा से ही अपना बुखार बुखार ठीक किया। तो उसने बोलता कि मैंने सिर्फ एक दिन संडे को दवाई ली थी, उसके बाद मैंने दवाई नहीं ली और अमृत धारा से ही अपना बुखार ठीक किया है। बहुत ही सुंदर अनुभव। और अभी मैं देख रहा हूँ कि अपनी पार्टिसिपेट की लिस्ट में आज आशीर्वाद देने हमारे बीच कमल दीदी आई हुई हैं। कमल दीदी माइक अनम्यूट करना। कमल दीदी। आज बेटे का जन्मदिन भी है भैया जी, उसी बेटे का। बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी के माइक अनम्यूट कर देता हूँ। दीदी के बेटे के जन्मदिन की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई बहुत हो बहुत बधाई बेटे आपके की बेटे के बधाई हो जन्मदिन की। बहन। की हार्दिक बधाई, खूब बेटे बहन के बेटे के जन्मदिन की खड़े खड़े खुशी हो। कमल दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए। कमल दीदी शायद मीटिंग में जुड़ी हुई है, आवाज कहीं किसी काम में लगी होंगी। एक बड़ी बहन का सानिध्य हमेशा मिलता रहता है। चले। मोमा बहन मोनिका साहू कहाँ हैंड रेस करके गायब है, नजर नहीं आ रही।
वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मैं अगर चौपाल की निगरानी ना करूं तो कोई करना ही नहीं है क्या? ये कोई बात हुई? अगर मेरी नजर कहीं और हो तो भैया आपके तो भरोसे में चाहे कोई गंजी में बैठा है, चाहे कोई नीचे वो क्या बरगुंडा में बैठा है, कोई मतलब नहीं है कि कौन कैसे बैठा है। देखते ही नहीं हो, खोलते ही नहीं हो। अभी भी मैंने एक वीडियो ऑफ की थी, महेंद्र भैया करके थे, महेंद्र चंद्र। और भैया मैंने कम से कम उनको देखते हुए, मुझे देखते हुए भैया 22 मिनट हो गई। अब मैंने उनका वीडियो ऑफ कर दिया। तो भैया ये कोई बात हुई क्या? किसी ने निगाह नहीं की, ये गलत बात है ना। अगर मैं चौपाल में नहीं आऊं इसका मतलब तो फिर तो निगरानी किसी की नहीं होती। बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। अलर्ट हो गया तो अभी आप एक चीज मेरे को नजर आ रहा है, जब 2011 में राजीव भाई की पुण्यतिथि मनाई गई तो उसकी डेट 28, 29, 30 थी। और इस साल संजोग से हम स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से जो डेट है वो भी 28, 29, 30 है। इस बात पे किस किस ने पीछे के बैनर में गौर किया? ये पीछे मैंने किया भैया, मैंने किया है। मैंने और किया भैया। मन में विचार ये भी आया किसी न किसी मैंने भी को करी। देखा जाएगा। करेंगे भैया, दिव्य करेंगे, भव्य करेंगे, बाकी राजनीति की कृपा रहेगी। जी जी, मैं वही देखा, एक एक देखा बैनर पे डेट। मैंने कहा 28, 29, 30। मैंने कहा दो अच्छा, हजार क्या 2 से 15 साल बाद दोबारा 28, 29, 30 होने वाला है। इसके पहले न हमने देखा था न जाना था, ऐसी डेट पड़ गई है। हाँ अरे प्रभु, प्रभु की जो वंशा। हाँ। जी गुरप्रीत कौर दीदी हैंड रेस करके कहाँ हाथ नीचे कर दी? अरे हाँ, ये तो गुरप्रीत कौर दीदी, माइक एडमिट करना। हाँ जी भैया, वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम गए भैया। रिश्तेदार गए? भैया हाँ, बुखार तो कम है, अब थोड़ी वीकनेस लग रही है थोड़ी। हाँ जी। ये भी रिश्तेदार चले जाएंगे, चिंता ना करो। हाँ जी भैया। हाँ भैया जी वो मैंने इसलिए हैंड रेस किया था कि 28, 29, 30 का मैंने भी नोटिस किया, तो वही उसके लिए हैंड रेस किया था। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ओपी भैया। भैया ओपी भैया की मैंने वीडियो ऑफ कर दी है, क्यों कर दी है वो उनसे पूछें। कोई बात नहीं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम दीदी। हम समझ रहे हैं, गंजी पहने हुए थे, हम दिन भर क्लिनिक पर रहते हैं, कपड़ा पहन करके अभी आए हैं तो खोल करके बैठे हुए थे, खाना वाना खा करके दे दिया, और कोई बात नहीं है। कोई बात बड़ा रिलैक्स रिलैक्स महसूस होता है कपड़ा खोलने के बाद। भैया एक डॉक्टर जितेंद्र अधिया जी ऐसे था ना, वो कहे कि ऐसे बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहुत फर्क पड़ता है। वो सुनने से हम लेकिन भैया सुबह से मैं लेकर आपके लिए रात नहीं कह रहा हूँ, तक मैं ठीक बात है, ठीक बात है, वो आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं स्वतः अपने लिए भी कह रहा हूँ। पहले मैं भी घर में ऐसे ही रहता था, लेकिन आपका एक तो मोनिका दीदी ने कई बार सुना भी दिया है तब से, और जब उनका सुना ना तब से तुम्हें कंटिन्यू, मतलब पैंट और शर्ट पहन के, और बेटवा को भी बोला कि बेटू हमेशा पहन के रहा करिए, क्योंकि क्या है ना, हम अपने परिवारों में आदत बनी रहती है। ये आप ही के नहीं दोस्त है, ये खानदानी चला आता है भैया। भैया इतना खुलापन कर रहे तो भैया वीडियो ऑफ करके करो, हम नहीं मना करते भैया। वीडियो ऑफ करके जितना खुलापन करो, मर्जी आपकी। मुंह में समेटते हैं, मिलते हैं सुबह इसी लिंक से 5 बजे, 11 बजे और रात्रि 8 बजे चौपाल में। और कोमल पटेल बहन। भैया कोमलिया बोली तो सुनेगी। हाँ, मोटो मल भी बोलने लग गए भैया आजकल, पता है। बड़े दिन हो गए, कोमलिया बोले हुए बड़े दिन हो गए। मोटो मोटे मल भी बोलते हैं। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगा, चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ
पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वयो देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। मोनिका दीदी, आनंद भैया। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो वृंदावन धाम में राम की, हरे हरे बोलो वृंदावन धाम में की, जय हो लाडली सरकार की, जय हो सियापति रामचंद्र जी की, जय अपने अपने माता पिता की, ब्रह्मांड के प्रथम उदय की, तो समृद्ध परिवार की, जय हो अपने अपने गुरुओं की, वंदे मातरम वंदे वंदे। राजीव भाई दीक्षित जी की आत्मा की जय हो जी। आनंद भैया प्रकट हो। जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव वंदे मातरम सभी को। सभी को वंदे मातरम। राधे राधे। वंदे मातरम सभी को। सभी को वंदे मातरम। जय श्री राधे। 5 बजे, 11 बजे, रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार के अनोखी चौपाल में